नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ईरानी महाभारत काल से ही जो साहित्य चला आ रहा है हिंदी भाषा का, उसमें उसके विकास पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आते हैं और उन क्वेश्चन को जो कि लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं या किसी भी अन्य परीक्षा जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट को उन्होंने माध्यम बना रखा है अपने करियर का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और एक तरह से इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करें तो बहुत ही हितकर होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। एक क्वेश्चन आता है कि भारत को हिंद कब से कहा जाने लगा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, हेमचंद्र, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनमें से किसने कहा है? तो सही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है। या तो पेपर पेन लेकर बैठे उस पर करते जाएं, ऑप्शन लिखते जाएं और बाद में बताएं कितना स्कोर किया है, या तो कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाएं और फिर अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों की डिमांड रही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने जो है तैयारी को बेहतर बनाने की, तो इसको लाइव सेशन में परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है, और अगर आप लोगों को हितकर लग रही हो ऐसी क्लासेज या ऐसे क्वेश्चंस, तो आपके समय के अनुसार हम इसको लाइव रखने की कोशिश करेंगे। सही ऑप्शन है इसमें डी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में या कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है? 12, 7, 15 और 10। इनमें से कितने भाषा परिवारों में इसको विभाजित किया गया है? तो ये 12 भाषा परिवार हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। 12 भाषा परिवारों में विश्व की भाषाओं को मुख्यतः विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो लोग कंपटीशन के लिए हिंदी को पढ़ रहे थे उन्हें इन क्वेश्चन को पढ़ करके बहुत ही सामान्य लगेगा, लेकिन जिसने अभी शुरुआत की है उसके लिए थोड़ा सा अलग सा एक अनुभव रहेगा कि भाषा यानी हिंदी को पूछा जा रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। जो कि भाषा परिवार बटे हुए हैं, जैसे आप सुनते हैं भारोपीय परिवार, तो उन भारोपीय परिवार, इंग्लो इंडियन परिवार, यूरोपीय परिवार, यूनानी परिवार, इस तरह से जो परिवारों में विभाजित किया गया है, उसमें से यहाँ पर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। द्रविड़ है, सेमेटिक है, भारोपीय है, रेड इंडियन है, ये 4 भाषा परिवार आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इनमें से किस भाषा परिवार में हिंदी आती है? तो सी ऑप्शन सही होगा, भारोपीय परिवार में। भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? चीनी, भारोपीय, सूडानी, द्रविड़। इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित है भारतीय आर्य भाषाएं? जो कि प्राचीन भाषाएं रही हैं, वो सब किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन बी, भारोपीय। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वैदिक संस्कृत, पाली, अवहट्ट और प्राकृत। इनमें से कौन सी है जो प्राचीन है और भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है? तो वो है ए ऑप्शन, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन भाषा है और भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जो कि भारोपीय परिवार की एक सदस्य है। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों की भाषा थी पाली, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। तो इनमें से वैदिक ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो जैसे कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर गेस भी कर सकते हैं वैदिक से कि वैदिक ग्रंथ है यानी कि वैदिक भाषा का प्रयोग किया गया होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, वैदिक संस्कृत। आप जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं एक वैदिक संस्कृत आती है और एक लौकिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत से तात्पर्य होता है वेदों, उपनिषदों और संहिताओं में जो वर्णित संस्कृत है, जो भाषा का प्रयोग हुआ है, उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं। फिर लौकिक संस्कृत, जैसे आप एक सामान्य संस्कृत को पढ़ते हैं, यानी इस लोक में जिसका व्यवहार होता है उस वाली संस्कृत को हम क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें कितने स्वर तथा कितने व्यंजन हैं? 11 स्वर तथा 41 व्यंजन, 13 स्वर तथा 39 व्यंजन, 12 स्वर तथा 40 व्यंजन, 15 स्वर तथा 37 व्यंजन। तो विद्वानों ने जो वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, उसमें स्वर व्यंजन की संख्या अलग अलग कितनी है ये बताना है। तो सही ऑप्शन है बी, 13 स्वर माने गए हैं और 39
व्यंजन माने गए हैं। 7वें प्रश्न का उत्तर होगा। अगला है, लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में कौन सा कथन असत्य है? थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर आएगा। और जो भी गलत आंसर होता है पहले उसको हम कट करते जाते हैं, उसके बाद में सही वाले को कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो ए ऑप्शन कह रहा है कि लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ड शेष रह गए हैं। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ड शेष रह गए हैं, क्या ये गलत है या सही है? पूरा पढ़ लेते हैं, फिर ही इस पर हम डिस्कस करेंगे। लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया। तो ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको असत्य लग रहा है, गलत लग रहा है, इसको बताना है। तो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ड शेष रह गए, ये सही है। आपने पहले पढ़े थे 52 वर्ड, लेकिन लौकिक संस्कृत में आते आते वैदिक संस्कृत की अपेक्षा इसमें 48 वर्ण शेष रह गए। फिर है, लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वामूली तथा उपध्मानीय लुप्त नहीं हुए। तो ये जो है यहाँ पर गलत है, यानी कि ये वाला कथन असत्य है और बाकी सभी सही हैं। ये जो ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, ये सब लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। और अगला है, लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। हाँ, अंतर आ गया है, ये भी सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से अब तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो कालक्रम है वो बताना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर होगा 9 का बी ऑप्शन, यानी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के इसका कालक्रम रहा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, अवहट्ट, इनमें से किसे प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है यहाँ पर, पाली। जब भी आप क्रम से लगाते हैं हिंदी की व्युत्पत्ति को तो सबसे पहले आप क्या रखते हैं? पाली, फिर रखते हैं प्राकृत और फिर रखते हैं संस्कृत और फिर आती है पहले संस्कृत आती है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहट्ट है, फिर हिंदी है। इस तरह से जो है इसका बढ़ता हुआ क्रम आता है। अगला है प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और पाली, इनमें से किस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है? तो इसका सही ऑप्शन है 11 डी, यानी कि पाली। पाली में त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए हैं, जो कि खासकर बौद्ध धर्म के ग्रंथों को यहाँ पर देखा जाता है, और जैन धर्म की जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में पाली भाषा में लिखी रचना कौन सी है? महाभारत, कर्पूर मंजरी, जैन ग्रंथ आगम, मिलिंद पन्हो। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है धुंधला दिख रहा हो जूम करने पर, तो सुन लीजिए इसको। निम्न में पाली भाषा में लिखी रचना कौन सी है? महाभारत, कर्पूर मंजरी, जैन ग्रंथ आगम, मिलिंद पन्हो, इनमें से कौन सी है? तो 12 का डी, मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा में लिखी हुई रचना है। कर्पूर मंजरी संस्कृत में लिखी गई है, महाभारत भी संस्कृत में लिखी गई है, और जैन ग्रंथ आगम वो प्राकृत में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सद्यनीति व्याकरण के रचनाकार थे। सद्यनीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे? मोगलान, कच्चान, अग्गवंश, अश्वघोष, इनमें से कौन है सद्यनीति व्याकरण के रचनाकार? तो ये बताना है आपको। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, सी अग्गवंश। कच्चान व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, खड़ी बोली, इनमें से किस भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ है? तो ये है पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है कच्चान व्याकरण। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चोलिका, पैशाची और अपभ्रंश, इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया है? वररुचि, हेमचंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडेय, इनमें से किसने वर्गीकृत किया है? तो प्राकृत भाषा को अर्धमागधी, चोलिका, पैशाची और अपभ्रंश, इन तीनों भागों में किसने वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर होगा हेमचंद्र ने। हेमचंद्र ने व्याकरण ग्रंथ लिखा हुआ है प्राकृत का, तो उसमें जो है इन्होंने इसको तीनों को वर्गीकृत किया है। निम्न में से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, अर्धमागधी प्राकृत। मगध के
मध्यवर्ती देश से इसका संबंध था अर्धमागधी प्राकृत का। अगला है, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है? मार्कंडेय ने सौरसेनी प्राकृत से, अर्धमागधी प्राकृत से, महाराष्ट्री प्राकृत से या अपभ्रंश अवहट्ट से। तो मागधी की उत्पत्ति मार्कंडेय ने किससे बताई है? तो ये बताई है सौरसेनी प्राकृत से, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा क्या थी? सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत या पाली। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, अर्धमागधी प्राकृत। अगला है, रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? रा के स्थान पर ला का उच्चारण सौरसेनी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत या प्रथम प्राकृत। इसमें जो है रा के स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? तो सही ऑप्शन है सी, मागधी प्राकृत। निम्न में कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी, पूर्वी हिंदी। तो सही ऑप्शन है डी, पूर्वी हिंदी। ये आधुनिक भाषा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश की है, पूर्वी हिंदी। इसको याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक भी बना के वीडियो अपलोड की हैं बोलियों से संबंधित। आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि बोलियों से संबंधित जो अपभ्रंश हैं उनकी उत्पत्ति और उपभाषाओं की उत्पत्ति किन किन अपभ्रंशों से हुई है। इन सब पर मैंने एक ट्रिक से वीडियो बना रखी है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने 10वीं शताब्दी में भविष्ययत् कहा की रचना की, पौम चर्यु रिट्ठडेम चर्यु की रचना की, महापुराण की रचना की, करकंड चर्यु की रचना की। तो इसमें से कौन से सही होंगे? अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं जिन्होंने, इनके लिए सबसे सटीक कथन कौन सा होगा? तो ये बताना है आपको। तो ऑप्शन बी सही है, पौम चर्यु रिट्ठडेम चर्यु की रचना इन्होंने की है। किसने? स्वयंभू ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, सिंधी, गढ़वाली। इनमें से कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गौड़ियन की भाषा नहीं है? सही ऑप्शन है इसमें डी, गढ़वाली। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि केवल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। बी, राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। सी, दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या कम है। डी, आर्यों का प्रभुत्व संपूर्ण देश में नहीं था। तो सही ऑप्शन इसमें होगा बी, राजनीतिक स्वार्थ हितों के कारण इसे कुछ ही राज्यों में मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा न होने के पीछे इसका एक कारण है। तो यहाँ पर ये कारण माना गया है कि राजनीतिक स्वार्थ हित कुछ हैं जिनके कारण कुछ ही राज्यों में मान्यता इसको दिए गई है, और इसी वजह से ये बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के बाद भी संपूर्ण भारत की भाषा, मतलब संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों में ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली। तो पूर्वी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। सही ऑप्शन है इसमें डी, बुंदेली। डी, बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी के उपवर्ग में आती है जिसमें ब्रज आती है। और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी और कौरवी। तो इसमें से पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है ये बताना है। ऑप्शन इसमें सही है सी, अवधी। अवधी जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौरवी, बुंदेली, खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से बोलियों के और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनको कि अगली क्लास में हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी आपको ये क्वेश्चंस ठीक लगे हों और आपको क्वेश्चंस पूछने की शैली ठीक लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अपलोडेड वीडियो के साथ। अगर आप लोगों की
जो है पढ़ने की जागरूकता थोड़ी सी जब बढ़ती है और आपको लगता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन हमें लाइव सेशन में करवाए जाने चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी आपको लाइव सेशन में ऐसे क्वेश्चंस करवाने की, जिससे कि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। सभी को धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, करियर बनाएं, बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ें।